तो दोस्तों, आज गुजरात से फैसलों का दिन था। एक तरफ जहां राहुल गांधी की सजा पर फैसला आना था, तो दूसरी तरफ गुजरात के नरोदा गांव दंगा मामले में भी एक फैसला आना था। सुबह सूरत की सेशंस कोर्ट ने आज राहुल गांधी की सजा रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी। जज साहब का कहना था डिसमिस और खारिज, और ऐसा अनुमान भी था कि अदालत का फैसला ऐसा ही होगा। आज उस अनुमान पर अदालती मुहर भी लग गई है। वैसे आपको बता दूं कि राहुल गांधी पर फैसला सुनाने वाले जज मोगेरा, जज का नाम जो है, जज साहब जो हैं मोगेरा साहब हैं, गुजरात के नामी ग्रामी वकील रह चुके हैं। 2006 के तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में उन्होंने अमित शाह की पैरवी की थी। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक उनका चयन जिला जज के लिए किया गया था, और ख़ास बात ये कि वकीलों के लिए निर्धारित 25% कोटा के तहत उनका चयन हुआ था। खैर, अब राहुल गांधी हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, और वहां से भी उनके पक्ष में फैसला नहीं आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राहुल गांधी खटखटाएंगे। और दूसरी तरफ गुजरात के नरोदा गांव दंगा मामले में भी स्पेशल कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आज गुजरात की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत सभी 68 आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल 2002 में हुए इन दंगों में 11 लोगों की मौत हो गई थी, और इसके बाद पुलिस ने जांच के आधार पर 86 लोगों को आरोपी बनाया था। इन 86 आरोपियों या 86 आरोपियों में से 18 की पहले ही मौत हो चुकी है। आप जानते ही हैं कि 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात पहुंची साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी, और जिसमें 58 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़क उठा था, और उस दौरान भी कईयों की जान चली गई थी। खैर, माया कोडनानी या उनके साथियों के पक्ष में भी फैसला आने की उम्मीद बड़े बड़े जानकार लगाए हुए थे, बैठे हुए थे कि ऐसा ही होगा, और हुआ भी वैसा ही, बिल्कुल अनुमान के मुताबिक। और इधर राहुल गांधी के साथ भी वही हुआ जिसकी उम्मीद सभी ने लगा रखी थी। राहुल गांधी की सजा पर आने वाले फैसले पर बीजेपी की भी निगाहें थीं, क्योंकि जब तक राहुल की सजा बरकरार है वे लोकसभा से भी बाहर रहेंगे, और जहां उनकी सजा रद्द हुई तभी उनके सदन में लौटने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। तो राहुल सदन में रहें तो बीजेपी परेशान रहती है, और सदन से बाहर भी उसे सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी इंसान से होती है, किसी राजनेता से होती है, तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, और दूसरा नाम अगर देखें तो गांधी परिवार है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संबित पात्रा साहब ने राहुल की सजा के बहाने गांधी परिवार पर क्या कुछ टिप्पणी की है, जरा उसको सुन लेते हैं। राहुल गांधी सूरत के अपीलिएट कोर्ट से क्या उनके जो सजा उनको मिला था, क्या उस पर रोक लगेगी, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। और अब जब सूरत के अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका वर्डिक्ट आया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है, और खास करके पिछड़े वर्ग में, जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज आई वुड से स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से यह सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है, और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। तो कानून जो है वो सभी के लिए बराबर है, किसी के लिए भी अकेला अलग नहीं है। लेकिन स्लैप ऑन द फेस ऑफ द गांधी फैमिली जो कह रहे हैं संबित पात्रा, यानी कि गांधी परिवार के चेहरे पर तमाचा बता रहे हैं संबित पात्रा अदालत के फैसले को। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि अदालत तक राहुल गांधी पहुंचे हैं, गांधी परिवार नहीं पहुंचा है। तो गांधी परिवार के चेहरे पर तमाचा कैसे हो सकता है? खैर,
ये संबित पात्रा साहब हैं, बड़े आदमी हैं, अपनी बात जैसे चाहें वैसे रखें। बीजेपी नेता इस फैसले को अब ओबीसी के अपमान से भी जोड़ रहे हैं। और लेकिन कोलार से आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने जाति जनगणना की जो मांग उठाई है, जितनी आबादी उतना हक की जो बात कही है, उस पर बीजेपी मौन है। खैर, राहुल गांधी अपनी सजा के खिलाफ तमाम कानूनी विकल्पों का इंतजार एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल भी करेंगे, नेता होने के नाते भी करेंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी हैं। और सबसे बड़ी बात आज जो कही जा रही है कि कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन इन वकीलों ने क्या कुछ किया कि आखिर राहुल गांधी को अकेले छोड़ दिया क्या, या इनकी दलीलें ठीक नहीं थी? ऐसे सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, अभिषेक मनु सिंघवी साहब कह सकते हैं, लेकिन सुन लेते हैं कि क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज एक निर्णय आया है, कन्विक्शन को निलंबित नहीं किया गया है। ये सभी जो मूलभूत आधार हैं कानून के इस क्षेत्र के, उनके अनुसार ये गलत है। एक गलत निर्णय को अफर्म किया गया है, वो गलत है। हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, प्राथमिक जिसमें है उच्च न्यायालय की तरफ जाना, उसके अधिकार क्षेत्र का हम उपयोग करेंगे, निकट भविष्य में करेंगे। इसमें तिथि देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे सभी अधिकार क्षेत्र जल्द से जल्द इस्तेमाल किए जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से गलत कानूनी आधार पर दो निर्णय आए हैं, उनको चुनौती दी जाएगी। और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। तो सुन रहे थे आप अभिषेक मनु सिंघवी को, न्यायिक जो गलती है इसको ठीक किया जाएगा। तो राहुल गांधी की लड़ाई अभी लंबी है। और गौर फरमाइए तो राहुल की सजा वाला मामला परवान तब चढ़ा जब उन्होंने संसद में अडानी के खिलाफ भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे थे, लेकिन बीजेपी अडानी पर उठाए सवालों पर अब तक चुप है। मगर राहुल गांधी लगातार मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। इस सवाल और उस पर छाई सरकार की चुप्पी के बीच आज गौतम अडानी साहब शरद पवार के घर जाकर 2 घंटे की मुलाकात करते हैं। उनसे राजनीति में अंदरूनी हलचल तेज कर जो मुलाकात होती है, उसके बाद से जो राजनीति है देश की, उस राजनीति की अंदरूनी हलचल जो है वो तेज कर दी गई है, बिल्कुल तेज है। इस मुलाकात में क्या हुआ इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये शिष्टाचार मुलाकात तो नहीं होगी, क्योंकि शिष्टाचार निभाने में 2 घंटे नहीं लगते हैं, 5-10 मिनट काफी है। भेंट मुलाकात कर लिए, नमस्कार चमत्कार किए और आगे बढ़े। लेकिन 2 घंटे बंद कमरे में शरद पवार और गौतम अडानी साहब अगर बैठते हैं, बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। ये 2 घंटे क्या बातें हुई हैं वो तो यही दोनों बताएंगे। वैसे भी एक नेता और उद्योगपति के बीच बंद कमरे में मुलाकात तो हुई है, तो उसमें कोई न कोई राजनीतिक रहस्य छिपा ही है। शरद पवार उद्योगपतियों की ओर झुकाव वाले नेता माने जाते हैं, और अडानी मामले में जेपीसी पर आप याद कीजिए कि उनकी राय विपक्ष के बाकी दलों से अलग थी, लेकिन फिर भी शरद पवार विपक्षी एकता की कोशिशों में लगे हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहे हैं। ऐसे में मोदी जी के मित्र कहे जाने वाले उद्योगपति यानी कि गौतम अडानी की उनसे मुलाकात ने ये संकेत दे दिए हैं कि देश की सियासत में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। राहुल गांधी पर अदालत का फैसला जो भी आए, असल फैसला तो जनता की अदालत में आना है, जो देख रही है कि इस वक्त कौन कैसी सियासत कर रहा है, कौन सवालों के बेझिझक जवाब दे रहा है, कौन सवालों से बच रहा है।
तो इस टर्निंग पॉइंट के आगे कौन से नजारे देश की राजनीति में देखने को मिलेंगे, यहां से कांग्रेस किस मुकाम पर पहुंचेगी और बीजेपी के लिए इस मोड़ के आगे क्या कुछ होना है, ये सब आज हम समझेंगे, जानेंगे। लेकिन एक बात और भी आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। बात यह है, जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती ने भी खुलकर विपक्षी एकता और राहुल गांधी की बात आज रखी है, पहले भी रख चुकी हैं। क्या कुछ महबूबा मुफ्ती आज कह रही थी, जरा इसको भी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। वरिष्ठ साथियों की टोली हमारे साथ बनी हुई है, उन सब से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा में आप सब हमेशा की तरह शामिल होते ही हैं। सुनिए लेकिन महबूबा मुफ्ती का क्या कुछ कह रही है। ये आज मेरे ख्याल में इस मुल्क की जमहूरियत के लिए काला दिन है। जब हम इस मुल्क को कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान, और यहाँ का अपोजिशन लीडर उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए, हमें लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुल्क को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करके वो अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चलाना चाहती है। वो जो जमहूरियत है, जमहूरियत को दरकिनार करके ख़त्म करके यहाँ एक ही जमात का काम जो है निज़ाम बनाना चाहती है, यानी बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो आपने देखा कि केजरीवाल जी को बुलाया गया, उसके बाद जो मनीष सिसोदिया हो या कविता हो या बाकी जितने भी लोग हैं जो जेलों में ईडी के वजह से, सीबीआई के वजह से या तो जेलों में ऑलरेडी बंद है या बंद होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो आज जजमेंट है, ये पूरी जो अपोजिशन है उसको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप यू फॉल इन लाइन, अदरवाइज आप सबको जेल के अंदर बंद कर देंगे। और ऐसे में मुझे लगता है कि एक ही लोगों की उम्मीद है, वो है अदालतें। और ऐसे में अदालतों का रोल जो है कहीं ना कहीं उस पर एक निशानिया सवाल है, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं। देखिए 370 को देखिए कितने सालों से अदालत के सामने पड़ा हुआ है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह बिल्किस बानो जिसके रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं और उसके केस की भी सुनवाई नहीं हो रही है। मगर यहाँ से देखिए राहुल गांधी के केस की दिन ब दिन इतना फास्ट ट्रैक पे सुनवाई हो रही है और फैसला भी आ गया है। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा अपोजिशन का बन के सामने उभर के आए हैं, उस वजह से बीजेपी खौफजदा हो गई है। इसलिए वो चाहती है कि ये मुल्क जो है अपोजिशन से बिल्कुल ख़त्म हो, अपोजिशन यहाँ ख़त्म हो जाए, यहाँ एक ही जमात का जो है रूल चलता रहे। पर मुझे उम्मीद है जिस तरह यहाँ के लोगों ने 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की थी, जो यहाँ जुल्म करते थे, जो यहाँ के मुल्क को नेस्त नाबूद करना चाहते थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और कामयाब हो गए। आज इसी तरह इस मुल्क में बीजेपी ने वेस्ट इंडियन कंपनी, उसका यहाँ जो है एक रूल नहीं कह सकते, मिस रूल, जहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती नहीं है, जहाँ पर जमहूरियत की बालादस्ती नहीं है, उसको कायम करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है ये इस मुल्क के लोग सामने आएंगे और उसी तरह इस वेस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था, इनको भी नेस्त नाबूद। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ